हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया का वेस्ट साइड ईस्ट साइड से ज़्यादा डेवलप क्यों है? अगर नहीं तो जानते हैं इस वीडियो में। अगर हम इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करें ना, तो बॉस अपना इंडिया तो मानो एक अलग ही देश लगता है। आई मीन जस्ट लुक एट दिस, इस लाइन के इस साइड में और उस साइड में कितना डिफरेंस है। जीडीपी वाइज वेस्ट इंडिया बेस्ट है ईस्ट इंडिया से। लिटरेसी रेट ईस्ट इंडिया में वेस्ट इंडिया से ज़्यादा बेटर है। कमर्शियली, इंफ्रास्ट्रक्चरली, पॉपुलेशन वाइज और इनफैक्ट हेल्थ सर्विस वाइज भी वेस्ट आगे है ईस्ट इंडिया से। बट अगर हम एंशियंट इंडिया की बात करें ना, तो मौर्य एम्पायर का बेस पाटलिपुत्रा और यहाँ तक कि चोला, सुगांस और पालास का भी बेस ईस्ट इंडिया में ही था। और ये सारे प्रोमिनेंट इंडियन डायनेस्टी थे। इसका मतलब साफ था कि सारा पैसा और डेवलपमेंट ईस्ट में जाता था। तो फिर कैसे वेस्ट ईस्ट से इतना आगे निकल गया? डेवलपमेंट का ईस्ट से वेस्ट शिफ्ट होने की शुरुआत होती है आज से 2340 ईयर्स पहले, यानी कि 321 BCE में, जब मौर्य एम्पायर ने पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एक करके अपने कैपिटल को पाटलिपुत्रा बनाया था। वही पाटलिपुत्रा शहर जो बिहार राज्य की राजधानी पटना है। एंड ट्रस्ट मी, उस समय में ये शहर आज के मुंबई और दिल्ली के जितना इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रोमिनेंट होल्ड करता था। यानी उस वक्त डेवलपमेंट ईस्टर्न साइड पर था, पर धीरे धीरे उसके बाद कई सारे डायनेस्टी आए और कई सारे डायनेस्टी गए। और फिर मौर्य एम्पायर के अप्रोक्सीमेटली 13,030 ईयर्स बाद राइज हुए इंडियन ईस्टर्न में द माइटीज चोलास। और वो इसलिए क्योंकि इस डायनेस्टी को कोई भी कैप्चर नहीं कर पाया था। अब जरा सोचो, अगर इतनी स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी है तो ऑब्वियसली उस टाइम का मैक्सिमम ग्रोथ और डेवलपमेंट भी उसी डायनेस्टी में होगा। और वो इतने एडवांस थे भी। इनफैक्ट यही वो डायनेस्टी है जिसने आज के मॉडर्न डे इंडिया के सी ट्रेड की नींव रखी। और इनका पॉलिटिकल ट्रेडर बिजनेस करने का बेस बेल ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया था। और इसके बाद वक्त एक बार और बदला और कई सारे डायनेस्टी आए और गए। और देखते ही देखते 16वीं सदी में एक बार प्रोमिनेंट गेम किया, एक ईस्टर्न प्रोमिनेंस ऑफ बंगाल ने, विच इज ऑफ कोर्स इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये प्रोमिनेंस उस टाइम का इंडिया का सबसे वेल्दीएस्ट प्रोमिनेंस हुआ करता था। और क्या आप जानते हैं कि वो कितना जीडीपी कंट्रीब्यूट करते थे? वेल, मोर देन 24.4% ऑफ एंटायर वर्ल्ड ऑफ जीडीपी, जो आज के तारीख में अमेरिकन और चाइना जैसे वर्ल्ड सुपर पावर भी नहीं रखते हैं। अगर हम बात करें आज की, तो ईस्टर्न साइड आज डेवलपमेंटली चैलेंज्ड है। वेस्टर्न साइड की एक सिटी मुंबई, जो कि आज फाइनेंशियल कैपिटल है, उसकी अगर हम बात करें तो वो इंडियन जीडीपी का 6.16% कंट्रीब्यूट करता है, सिर्फ एक शहर। और ये मैप भी क्लियरली शो करता है कि कितना डेवलपमेंट वेस्ट साइड से आ रहा है और कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट ईस्ट साइड में है। बट क्या सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इंडिया के मोस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट कमर्शियल सिटीज जैसे कि मुंबई, पुणे, सूरत, अहमदाबाद, बेंगलोर और मेनी अदर सिटीज वेस्टर्न साइड में ही सिचुएटेड हैं। एंड एज वी ऑल नो, जहां पर कमर्शियल हब ज्यादा होंगे वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी सबसे ज्यादा होगा। जो कि जैसे ये मैप देखो, इस मैप में आप देख सकते हो कि एक बेसिक नेसेसिटी, पाइप गैस का कंजप्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वेस्ट में ज्यादा है एज कम्पेयर टू ईस्ट। ट्रैवलिंग नीड को भी पूरा करने के लिए वेस्ट में एयरपोर्ट्स ज्यादा हैं। इसका मतलब वेस्ट में एक्टिविटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू ईस्ट। तो फिर इतना डेवलपमेंट ईस्ट में पास्ट में होने के बावजूद वेस्ट आगे कैसे निकल गया? बंगाल की वजह से इंडिया का वर्ल्ड में कंट्रीब्यूशन देख ब्रिटिशर्स ने उसे हड़पने का सोचा, जो उन्होंने 1765 के बक्सार वॉर को जीत कर किया भी। फिर आगे क्या? एज ओबियस सारी चीजों को एक्सप्लॉइट करो, अपना राज एस्टेब्लिश करो और फाइनली वहां से आए रिसोर्स और रेवेन्यू को अपने घर भेज दो। और ये सारी चीजें करना उनके लिए काफी डिफिकल्ट हो रहा था, क्योंकि ईस्ट साइड से वेस्ट साइड ऑफ द वर्ल्ड पे सिचुएटेड अपनी कंट्री पर लूट कर भेजना मुश्किल था। और यही वो पल था जब उन्होंने अपने कमर्शियल बेसिस को ईस्ट से हटाकर वेस्ट कोस्ट पर बॉम्बे को बनाने का प्लान कर लिया। वही बॉम्बे जो ब्रिटिशर्स को पोचिंकी से लिटरली दहेज में मिला था। वही बॉम्बे जहां वो आराम से सूरत में सिचुएटेड अपने वन ऑफ द बिगेस्ट राइवल डच को कम्पीट कर सकते थे। इसी समय डच और ब्रिटिशर्स के बीच होने वाले ट्रेडिंग वॉर में ब्रिटिशर्स आगे थे विद रफली 260.11 बिलियन US डॉलर पर ईयर इन प्रॉफिट, जहां मोस्टली ट्रेडिंग होता था गोल्ड, सिल्क, कॉटन, इंडिको, डाइट, टी और ओपीएम जैसे कमोडिटी का। और इस ट्रेडिंग एम्पायर पर अपना वर्चस्व जताने छिड़े वॉर बिटवीन डच और ब्रिटिशर्स में। बट जब वो बॉम्बे आए तो बस ये एक 7 आइलैंड का ग्रुप था, जहां पर लिटरली कुछ नहीं था, बस थे कुछ नेटिव ट्राइब्स और जंगल। अब ऑब्वियस सी बात है, यही जमीन उनके लिए ट्रेडिंग हब और मेन कमर्शियल सेंटर बनने वाला था। और इसीलिए उन्होंने इस आइलैंड को जोड़कर एक करके बॉम्बे को एक ग्लोबल हब सेंटर और फाइनेंशियल हब की शक्ल दी। और यहीं से बन गया बॉम्बे एक एमबीएस, कभी नहीं सोने और रुकने वाला सिटी। इंडिपेंडेंस के बाद अप्रोक्सीमेटली 80s के बाद तक इंडिया का ग्रोथ 3.5% पर रुका ही था। मानो इंडिया की मेजर
इकोनॉमिक स्टैग्नेशन को फेस कर रहा था। हमारे सारे फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो चुके थे। आज जो हाल श्रीलंका और नेपाल का है वह तब हम फेस कर रहे थे, और इसी डार्क फेस ने आगे चलकर मुंबई को एक बहुत ही बड़ा बूस्ट दिया, क्योंकि 1991 में जब पीएम नरसिम्हा राव ने हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज को लिबरलाइज किया तो इसकी वजह से प्राइवेट कंपनीज भी इंडिया में इजीली बिजनेस कर सकती थी। तो अब इंडिया का फाइनेंशियल और ट्रेडिंग हब मुंबई था। हिंस ज्यादातर कंपनियां यहाँ सेटल हुई और मुंबई को ग्रो होने के लिए एक अलग ही बूस्ट मिला, जिसे इन्फ्लुएंस होकर बाकी वेस्टर्न सिटी लाइक पुणे, सूरत, बेंगलुरु ने भी ग्रो करना शुरू कर दिया। मगर जितना बड़ा हाथ है वेस्टर्न इंडिया को डेवलप करने में उसके इतिहास का है, उतना ही बड़ा हाथ वहाँ के भूगोल यानी ज्योग्राफी का भी है। I mean, इंडिया का ये वाला मैप देखिए, इसमें इंडिया में कहाँ कहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो रिप्रेजेंट किया गया है बाई कलर, विद ब्लू कलर रिप्रेजेंटिंग हाईली फर्टाइल और रिसोर्सफुल लैंड्स। इसमें अब आपको क्लियरली दिखेगा द ईस्ट ऑफ इंडिया इज इन जनरल मोर रिचेस्ट देन वेस्ट ऑफ इंडिया। लेकिन इस केस में प्रॉब्लम बस यही है कि जिस भी रीजन का लैंड ज्यादा रिसोर्सफुल होता है, अनफॉर्चुनेटली इट इज प्रोन टू एक्सेस माइनिंग, हाई लेवल्स ऑफ डिफोरेस्टेशन एंड प्रेजेंस ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ एम्प्टी माइंस, मतलब आसान शब्दों में एक्सप्लॉइटेशन। अब इस एक्सप्लॉइटेशन की वजह से ईस्ट की सॉइल की क्वालिटी इतनी डिग्रेड हो गई कि वहां पर किसी भी सेक्टर को ज्यादा ग्रो होना काफी मुश्किल हो गया। लेकिन वेस्ट में क्योंकि इसमें एक्सप्लॉइटेशन अब तक नहीं हुई है, तो यहाँ पर सॉइल आज की तारीख में काफी ज्यादा फर्टाइल है, यानी इन टर्न ओवरऑल डेवलप को ज्यादा सपोर्ट करता है। अब इंडिया की ज्योग्राफी ने कैसे वेस्टर्न साइड के डेवलपमेंट को एंड किया ये तो हमने देख लिया, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी ने भी वेस्टर्न साइड को ग्रो करने में भी अपने कंट्रीब्यूशंस रखे हैं। बात यह है ना कि इंडिया का ऑलमोस्ट पूरा ट्रेड सी रूट के जरिए होता है, एंड सुएज कनाल जैसा मोस्ट इंपोर्टेंट बिजनेस एक्सपोर्ट इंडिया के वेस्ट साइड में ही सिचुएटेड है, व्हिच मींस उस साइड से ट्रेडिंग ज्यादा फ्रूटफुल हो सकता है। एंड द फैक्ट इज इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर अमेरिका वो भी वेस्टर्न साइड में ही है, और बाकी के यूरोपियन कंट्रीज जो भी अच्छा खासा ट्रेड शेयर करते हैं वो भी वेस्ट साइड में ही सिचुएटेड है, और इसीलिए अच्छा खासा परसेंटेज ऑफ द ट्रेडिंग इज कंडक्टेड इन द वेस्टर्न साइड। अब यहाँ पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, इंडिया की हिस्ट्री और ज्योग्राफी ने हमारे डेमोग्राफिक्स को शेप किया है, और हमारे देश के डेमोग्राफिक्स ने हमारे देश के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस किया है। जैसे कि डेमोग्राफिक्स नंबर 1, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड माइग्रेशन। अब इस पॉपुलेशन डेंसिटी के मैप को देखिए, अगर हम इस मैप को वर्टिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो चीजें काफी सिंपल हो जाती है कि वेस्ट साइड ऑफ इंडिया में ज्यादा है एज कम्पेयर टू ईस्ट साइड। इनफैक्ट इंडियन एक्सप्रेस में आए आर्टिकल में भी ये बात काफी क्लियरली स्टेटेड थी कि 2020 तक इंडिया की मोर देन 50% ऑफ पॉपुलेशन अपने बर्थ प्लेस से कहीं और माइग्रेट कर चुकी है। एंड माइंड यू, ये माइग्रेशन ट्रेंड आजकल का नहीं है। 1991 सेंसस एंड 2001 सेंसस एंड 2011 सेंसस, ये सब एक ही चीज के लोग ईस्ट से वेस्ट की ओर माइग्रेट हो रहे हैं। अब इसके पीछे का रीजन तो जैसे हम जान ही चुके हैं, वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चरली और कमर्शियली काफी डेवलप्ड है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये एडवांटेज वेस्ट के लिए एक कर्ज भी साबित हो सकता है। इंडिया की वेस्टर्न सिटी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी ओवर पॉपुलेशन फेस कर रही है, व्हिच लीड्स टू क्रिएशन ऑफ स्लम्स, ओवर क्राउडिंग एंड चीप लेबर इन द सिटीज। और यहाँ पर मुझे पर्सनली तो यही लगता है कि ये ट्रेंड रुकने वाला नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से माइग्रेशन रेट इंडिया में 4.5% से हर साल बढ़ते जा रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो वक्त दूर नहीं जब 50% से भी ज्यादा पॉपुलेशन वेस्ट में आ जाएगी, और एक साइड इंडिया का बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड हो जाएगा और दूसरा साइड पीछे रह जाएगा। और अब फ्रेंड्स आ जाते हैं फाइनल पॉइंट्स पर, जो रीजन है वेस्ट के डेवलपमेंट होने के पीछे। डेमोग्राफिक्स नंबर 2, लिटरेसी एंड ट्राइब्स। जरा इस मैप को देखो, पहले देखे हुए मैप की तरह ना हम इसे भी वर्टिकली डिवाइड करें तो इसमें भी हमें वेस्टर्न साइड पर ज्यादा लिटरेसी दिख रहा है। अब पॉपुलेशन लिटरेट यानी वर्कर स्किल्ड होंगे, इस स्किल्ड वर्कर यानी उनकी सैलरी हाई होगी, और सैलरी हाई तो कंट्री के उस रीजन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई होगा, हेंस वो एरिया डेवलप होगा। पर ऐसा नहीं है कि ईस्ट साइड में रहने वाले सभी लोग इलिटरेट हैं। प्रॉब्लम बस ये है कि ईस्ट साइड में रहने वाली मेच्योरिटी पॉपुलेशन ट्राइब्स लोगों की है। यू नो, ट्राइब्स लाइक संथल, मुंडा, ओरायन, जिसकी वजह से डेवलपमेंट उन पार्ट्स में नेग्लिजिबल होता है। और फाइनली फ्रेंड्स, अब हम इस डिस्पैरिटी के आखिरी पॉइंट पर आ जाते हैं, रीजन नंबर 4, पॉलिटिक्स। स्टेट डेवलप तब होंगे जब यूनियन गवर्नमेंट उनको फंड देगी, और हर यूनियन बजट में यूनियन उनको पैसा अलोकेट भी करती है। कितना पता नहीं। हम ईस्ट को मिलने वाले शेयर्स की बात करें ना तो 50% से भी ज्यादा शेयर उन्हें मिलता है, और इसमें भी हम स्पेसिफिक हो जाए तो यूपी और बिहार को रिस्पेक्टिवली 17.9393% एंड 10
0.058% का शेयर मिलता है, जो इंडिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन फिर भी इन दोनों स्टेट्स में और ईस्ट साइड में डेवलपमेंट कितना है और उससे वेस्ट साइड से कितना कंपेयर कर सकते हैं, आई डोंट थिंक मुझे आपको बताने की जरूरत है। और वहीं पर वेस्टर्न स्टेट्स को 1/4 नेट प्रोसीड्स मिलते हैं और उसके बावजूद भी टॉप 5 में से लेस पुअर स्टेट वेस्टर्न है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ईस्ट को मिलने वाला इतना सारा पैसा आखिर जाता कहाँ है। और अब फ्रेंड्स, अब मैं पूरे इश्यू को एक बड़े प्रोस्पेक्टिव से देखूं ना, तो ये अनइवन डेवलपमेंट की प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया के लिए यूनिक नहीं है, बल्कि वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द कंट्री ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और ये इसलिए फ्रेंड्स, ये अनइवन डेवलपमेंट की समस्या कॉमन तो बहुत होगी पूरी दुनिया भर में, लेकिन इतना ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसे ट्रीट भी करना, जितना हो सके इसे इवन बनाना, बिकॉज लॉन्ग टर्म में देश के डेवलपमेंट में और सुपर पावर बनने में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर सके। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हमारी आने वाले वीडियोज के अपडेट आपको मिलता रहे।